और मंथ का करंट अफेयर्स है, इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, संसदीय समीक्षा पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, ठीक है ना। हाल ही में सुर्खियों में रहा है कि भारत पारित कृषि सुधार अधिनियम के विरोध में किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ने कार्यपालिका पर संसदीय समीक्षा की अप्रभाविता को लेकर वाद विवाद को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। संसद लोगों की इच्छाओं का मूर्त रूप है, इसलिए विधायी भूमिका के अतिरिक्त संसद सरकार के कामकाज और की समीक्षा करने के लिए भी अधिदेशित है। सरकार की कामकाज की गहन और सतत समीक्षा के लिए संसद के पास विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं। ये उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे कि चर्चा, वाद विवाद। संसद के पटल पर विधेयकों और सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा होती है। चर्चा में वाद और विवाद के दौरान सरकार और उसकी नीति अथवा किसी कानून या प्रस्तावित विधेयक में व्याप्त कमियों को रेखांकित किया जाता है। प्रश्नकाल होता है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो प्रश्नकाल प्रतिदिन के कार्य संचालन के पहले घंटे को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्न के लिए होता है और इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकारी गतिविधि के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं और इससे सरकार की नीतियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट रूप से विचार विमर्श का विषय बनती है। वर्ष 1991 में प्रश्नकाल का आरंभ हुआ था और इसके साथ ही यह संसदीय समीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। संसदीय समितियां हैं। संसद ने सरकार द्वारा उसके समक्ष लाए जाने वाले विधेयक की समीक्षा और छानबीन और जांच के लिए समिति की एक व्यापक मशीनरी स्थापित की है। इस प्रकार संसदीय समिति प्रस्तावित कानून की विस्तृत समीक्षा करती है और इस कार्य हेतु वे विशेषज्ञों से परामर्श कर सकती है और जनता से उसकी राय आमंत्रित कर सकती है। समिति की बैठक गुप्त रूप से होती है, अर्थात इसकी बैठक बंद दरवाजे के भीतर संचालित होती है और इसकी कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इन समितियों के सदस्य अपने दल के सचेत पार्टी व्हिप के निर्देशों से बाध्य नहीं होते और यह व्यवस्था उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत मुद्दे पर एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाती है। संसद सरकार की संसदीय समीक्षा को अप्रभावित बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं कि संसद सत्र की अवधि के समय निश्चित करना सरकार का विशेष अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि संसदीय सत्र का निश्चित समय और अवधि सरकार तय करती है। सरकार द्वारा संसद की बैठक को आहूत करने के प्रावधान को सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के सिद्धांत के साथ संघर्ष के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त चूंकि सत्रों के लिए कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है, इसलिए राजनीति और विधायी विवशताओं को समायोजित करने के लिए सत्रों की स्थितियों को बदलाव किए गए। प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान क्या है कि 16वीं लोकसभा में प्रश्नकाल का संचालन लोकसभा में इसके लिए निर्धारित कुल समय 77% के लिए ही किया जा सका है, जबकि राज्यसभा में ये मात्र 47% समय के लिए ही संचालित किया गया है। परिणाम स्वरूप ये व्यर्थ समय सरकार को उसके कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए व्यर्थ हो चुके एक अवसर को इंगित करता है। इसके अलावा संसद की बैठक के कुल दिनों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। विधेयकों को संसदीय समिति को संदर्भित नहीं किया जाना, किसी समिति को संदर्भित किए जाने वाले विधेयक के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। संसदीय समिति के द्वारा 14वीं लोकसभा में 60% विधेयक और 15वीं लोकसभा में 71% विधेयक की समीक्षा की गई थी। वहीं 16वीं लोकसभा में यह अनुपात घटकर 27% रह गया है। संबंधित तथ्य क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा समीक्षा संसद की तरह राज्य विधानसभाएं भी संबंधित राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करने की शक्ति रखती है। इसके लिए एसएलए के पास उपलब्ध साधन निम्नलिखित हैं, जैसे कि चर्चा, वाद विवाद, प्रश्नकाल। विधानसभा की समितियां, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। फिर देखते हैं, हालांकि एसएलए की कार्यप्रणाली असंतोषजनक रही है। इससे संबंधित एसएलए द्वारा राज्य सरकार की गतिविधि की समीक्षा प्रभावित होगी। कम संख्या में बैठकें। विगत 20 वर्षों में देश भर की एसएलए ने औसतन एक वर्ष में 30 दिनों में कम अवधि के लिए बैठकें की हैं। हालांकि केरल, उड़ीसा, कर्नाटक जैसे राज्य इसके अपवाद हैं। बैठकों की कम संख्या दर्शाता है कि विधेयक बहस और चर्चा के बिना पारित किए जाते हैं। केरल, उड़ीसा, कर्नाटक में चर्चा के साथ पारित किए जाते हैं। प्रश्नकाल 2017-19 के मध्य पूछे गए कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या में भी व्यापक भिन्नता देखी गई है। सदमे में राजस्थान में 11,200 तारांकित प्रश्न पूछे गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 65 तारांकित
प्रश्न पूछे गए। इस समय अवधि में राजस्थान की 14वीं विधानसभा में 21% और महाराष्ट्र की 13वीं विधानसभा में 7% प्रश्नों के उत्तर सदन के पटल पर दिए गए। वर्ष 2020 में मानसून सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र विधानसभाओं में प्रश्नकाल का संचालन ही नहीं किया गया। पारदर्शी कार्यप्रणाली संसद के विपरीत एसएलएस की बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जाता। हालांकि कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान अपनी विधानसभा की वेबसाइट पर विधायी विमर्श का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि कई अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए एसएलएस को राज्य सरकार की समीक्षा की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए संसद में किए जाने वाले आवश्यक सुधारों के समय अंतर स्वयं के लिए भी सुधार करने चाहिए। संसदीय समीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए बाह्य संसद के कामकाज को अलग करना। संसद के पास अपनी प्रक्रिया और बैठक और समय को विनियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। सत्र के लिए वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसके बाद बैठकों की न्यूनतम संख्या निश्चित की जानी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद है कि छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट संसद में सरकार की जवाबदेही में सुधार करने के लिए कुछ देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष का एक छाया मंत्रिमंडल का गठन करती है। ऐसी प्रणाली के अंतर्गत विपक्ष संसद एक निश्चित पोर्टफोलियो देखते हैं और इसके निष्पादन और जांच करते हैं और वैकल्पिक कार्यों को सुझाव देने में ये विकल्प मंत्रालय में विस्तृत निगरानी और समीक्षा की अनुमति प्रदान करते हैं। दल परिवर्तन अधिनियम में कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करना, जैसे कि 1992 में की होती होन बनाम चिल्हूबाद में उच्चतम न्यायालय ने दल परिवर्तन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा था। यद्यपि इसमें संसद मंडलों में निरह घोषित करने और उन मामलों को सीमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता था। संसद विधानमंडल सदस्य ने अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान किया तो न्यायालय में अपना मत विस्तृत करते हुए कहा कि इस तरह के प्रावधान केवल उन मतदानों तक सीमित होने चाहिए जो सरकार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है और दल के चुनावी कार्यक्रम से संबंध है। इसमें सदस्यों के अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक आता है, निष्कर्ष देखो कि सरकार की संसदीय समीक्षा न केवल भारत के लोगों के प्रति और सरकार के प्रति भी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, बल्कि प्रस्तावित विधेयकों और अधिनियम की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये संसदीय समीक्षा जो है वो भारत के लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु और प्रस्तावित जो विधेयक प्रस्तावित हुआ है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण है और संसदीय समीक्षा के उपकरण को मजबूत करने में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के लिए भी को कम करने में दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। जब जुडिशरी देखिए, न्यायपालिका में महिलाएं क्या, हाल ही में भारत के जो महान्यायवादी हैं उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह शिकायतकर्ता से स्वयं को राखी बंधवाने का अनुरोध करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में 9 महिला अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश को निरस्त करने और देश के सभी न्यायालय को इस तरह की बातें लागू करने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने हेतु अपील दायर की थी, क्योंकि इस प्रकार की शर्तें विधि के सिद्धांत के विरुद्ध है। हालांकि एक न्यायिक आदेश के माध्यम से राखी बंधवाना या बलात्कार के मामले में आरोपी से विवाह करके समझौता करना और लैंगिक अपराध की गंभीरता को महत्वहीन बनाने के प्रतीक हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि सम्मान की प्रतिगामी धारणाओं के साथ पितृसत्ता, पैट्रियार्की और मिसोगाइनी महिलाओं की न्याय तक पहुंच को बाधित करता है। इस संबंध में भारत में महान्यायवादी ने विचार व्यक्त किया है कि न्यायाधीशों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने और न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 में विधि और न्याय पर एक अस्थायी समिति ने उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया था।
उच्चतम न्यायालय में कुल अनुमोदित 34 न्यायाधीशों की संख्या में से केवल 2 महिला न्यायाधीश हैं तथा भारत में मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है। 70 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना के बाद से केवल 8 महिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसकी स्थापना के 40 वर्ष बाद वर्ष 1989 में इनकी नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में उच्च न्यायालय में 403 पुरुषों की तुलना में 17 महिला वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हैं। उच्च न्यायालय में क्या है? उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की 1113 की कुल स्वीकृति संख्या में से केवल 80 महिला न्यायाधीश हैं, जो कि कुल न्यायाधीशों की संख्या का केवल 7.2% है। 6 उच्च न्यायालय जैसे मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड में कोई भी महिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं है। 6 उच्च न्यायालयों में अभी कोई भी महिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं है उच्च न्यायालय में, ठीक है ना। पटना में, मेघालय में, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड। अधीनस्थ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायपालिका में 27% महिला न्यायाधीश हैं। कुछ राज्यों द्वारा आरक्षण लागू करने और प्रवेश स्तर पर प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था करने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों में महिला की भागीदारी बेहतर है। हालांकि इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों के बीच अत्यधिक विषमता देखी जा सकती है। अधिवक्ता देश के सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं में से केवल 15% ही महिला है। न्यायपालिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व में सुधार की आवश्यकता क्यों है? देखो, संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 16, 39A, 39B, 39C और 42 लैंगिक न्याय का प्रावधान करता है। इसलिए इस अनुच्छेदों के तहत प्रावधानों के अनुपालन के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि ये राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेद के उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है। इसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक बाधाओं, लगभग प्रत्येक दृष्टिकोण से होने वाले संचयी नुकसान को निष्प्रभावी करना है। न्यायिक कार्यवाही में संवेदनशीलता। समाज में महिलाओं को सहानुभूति रखने वाली और संवेदनशील माना जाता है। इनकी भागीदारी में सुधार करने से न्याय की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद मिलेगी, जो विधि के शासन में सर्वाधिक स्वीकार्य है। सामाजिक सम्मान क्या है? जैसे न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या में वृद्धि में मुकदमेबाजी के पेशे में महिलाओं की अक्षमता का लांछन समाप्त हो सकता है तथा महिलाओं को उचित सामाजिक सम्मान प्रदान करने में सहायक हो सकता है। महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार। महिला पीड़ितों के लिए महिला अधिवक्ता न्यायाधीशों की आसान उपलब्धता उन्हें समस्याओं पर वार्ता करने के लिए अधिक सुविधापूर्ण और आश्वस्त बनाती है। इससे अंततः न्याय तक पहुंच में सुधार होगा। देखो, न्यायपालिका में महिलाओं की जो भागीदारी को बेहतर बनाने में सक्षम और चुनौतियां क्या है? जैसे नियुक्ति। उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्ति की शक्ति विशेष रूप से कॉलेजियम में निहित होती है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि प्रक्रिया जो है वो अपारदर्शी हो गई है और इन नियुक्तियों में पूर्वाग्रह से प्रतिबिंबित होने की संभावना विद्यमान रहती है और इस प्रकार ये स्थिति अधीनस्थ न्यायपालिकाओं के लिए विशेष प्रवेश परीक्षा और आरक्षण में विपरीत होती है। देखो, कार्यस्थल की स्थिति क्या होती है कि न्यायालय परिसर में स्वच्छता निम्न स्तर की होती है। संवैतनिक मातृत्व अवकाश और क्रेच सुविधा का अभाव होता है। यौन उत्पीड़न, बार बार स्थानांतरण आदि ऐसे मुद्दे हैं जो वकालत पेशे में महिलाओं की निम्न संख्या और महिला न्यायाधीशों की कम संख्या हेतु अनिवार्य रूप से उत्तरदायी है। इसके फलस्वरूप विशेष रूप से एक युवा महिला के लिए पुरुष प्रधान पेशे में कार्य करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त विशाखा दिशा निर्देश और लिंग संवेदीकरण समितियां, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी ने होने के बाद भी उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत निराशाजनक रही है। रोजगार सुरक्षा और अनियमितता। उच्चतर न्यायपालिका में मुकदमेबाजी वकालत पर पेशा निरंतर आय का स्रोत प्रदान नहीं करता है। साथ ही यह पेशा निश्चित कार्य अवधि के बिना अनियमित प्रकृति का होता है। इसलिए अन्य आय स्रोत की अनुपस्थिति के अनियमितता के कारण महिला वकालत के पेशे को छोड़ देती है। देखो, इसमें आगे की राहें क्या हो सकती हैं कि जैसे निगरानी और मूल्यांकन। महिला न्यायाधीशों की संख्या के साथ साथ वरिष्ठ वकीलों की वर्षवार संख्या को निर्धारित करते हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और न्यायिक अधिकारों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
नियंत्रण और संतुलन। कॉलेजियम की अपारदर्शिता के विरुद्ध नियंत्रण और संतुलन संबंधी घटकों को शामिल किया जाना चाहिए तथा उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और उससे अधिक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण। विधि संबंधी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले सभी नए छात्रों के लिए विधि संबंधी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण। विधि संबंधी शिक्षण संस्थाओं में दाखिला लेने वाले सभी नए छात्रों के लिए लिंग संवेदीकरण पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। निरंतर भागीदारी बनाए रखना चाहिए। उच्चतम न्यायपालिका में महिला अधिवक्ताओं की उच्च भागीदारी को बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि सक्षम महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकें। समग्र समावेश। वास्तव में भारतीय न्यायपालिका को विविधतापूर्ण होने के लिए न केवल विभिन्न लैंगिक पहचानों बल्कि विभिन्न जातिगत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। जैसे सूचना आयोग की समीक्षा। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के कार्यक्रम की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या है कि केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। ठीक है ना। यह आयोग आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। इसमें लोक सूचना अधिकारी जैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पर अर्थदंड लगाने, उनके विरुद्ध शिकायत की जांच करने और जैसी व्यापक शक्तियां निहित हैं। शिकायतों की जांच के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं। सीआईसी को संसद और एसआईसी को राज्य विधानमंडलों के समक्ष यानी अपनी प्रशासनिक शाखाओं तथा केंद्र के क्रमिक और प्रशिक्षण मंत्रालय एवं राज्यों में सेवा विभाग के माध्यम से अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। हालांकि इन वार्षिक रिपोर्टों पर शायद ही कभी संसद या राज्य विधानसभाओं में चर्चा होती है। आरटीआई अधिनियम की प्रभावकारिता पर प्रश्न खड़ा करता है। अब पहली बार इस निकाय में कामकाज की प्रत्यक्ष रूप से संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि इसमें कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सके। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के कार्यक्रम कामकाज फंक्शनिंग की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? भारत में प्रतिवर्ष 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं। यानी भारत में हर वर्ष 40 लाख से 60 लाख तक आरटीआई आवेदन दायर किए जाते हैं। ऐसे में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण होने के नाते केंद्रीय राज्य सूचना आयोग का प्रभावी कार्यक्रम अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कारक उनके कार्यक्रम की समीक्षा को आवश्यक बनाते हैं, जैसे कि केंद्रीय राज्य सूचना आयोग द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम करना, अधिदेश का पूर्णतः निर्वहन सुनिश्चित करना, वापस भेजे जाने वाले मामलों को संख्या में अचानक वृद्धि हो गई है, केंद्र राज्य सूचना आयोग पर जनता का विश्वास बनाए रखना। इससे पहले आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके लिए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति और 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत उनके वेतन भत्ते निर्वाचन आयुक्त के समान होते थे। प्रणाली में नियमित पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जैसे अतीत में इन आयोगों के प्रभावी कामकाज से भ्रष्टाचार के कई मामले प्रणाली में नियमित पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहिए। अतीत में इन आयोगों के प्रभावी कामकाज से भ्रष्टाचार के कई मामले आए थे, जैसे कि आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला उद्घटित हुए थे। इस प्रकार संसदीय समीक्षा ने केवल इस दिशा में तुरंतता सुनिश्चित करेगी, अपितु इस तरह के प्रभावी कामकाज को मजबूत भी प्रदान कर सकती है। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग की जवाबदेही बढ़ाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है? जैसे कि देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी नहीं है। इनके कारण कई बार न्यायालयों के द्वारा इस तरह की नियुक्ति को निरस्त किया गया है। अतः नियुक्ति प्रक्रिया में भारत संघ बनाम नमित शर्मा वाद वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि चयन समिति द्वारा नियुक्ति से संबंधित तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सूचना आयुक्त को संतुलित संरचना सुनिश्चित करना। सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंड बहुत व्यापक है। 84% मुख्य सूचना आयुक्त, 59% सूचना आयुक्त सेवानिवृत्ति अधिकारी है। इसके अतिरिक्त खोज समिति
देखो, खोज समिति ने क्या किया था, द्वारा जिन व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया जाता है उनमें अधिकांश सरकारी नौकरशाह ही सम्मिलित होते हैं। अतः ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन आयोगों में विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी नियुक्ति किया जाए। आयुक्तों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार मामले आवंटित करने चाहिए। जैसे 2013 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना आयुक्त के द्वारा पारित आदेशों की निम्न गुणवत्ता का संज्ञान लिया था। साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि मुख्य सूचना आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधि के जटिल प्रश्नों से संबंधित मामले की सुनवाई केवल कानूनी विशेषज्ञता प्राप्त आयुक्तों द्वारा ही की जाए। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग की उच्चतम क्षमता सुनिश्चित करना। जैसे वर्ष 2011 में केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रति वर्ष प्रति आयुक्त 3200 मामले के लिए एक वार्षिक मानदंड निर्धारित किया था। इसको सभी सूचना आयुक्तों द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। अपील दाखिल करने की सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे केंद्र राज्य सूचना आयोग के द्वारा आवेदन की स्वीकृति की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। आरटीआई नियमों में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि अल्प और प्रक्रियात्मक दोषों के कारण अपील शिकायतों की वापसी न हो, और इन नियमों के माध्यम से केंद्रीय राज्य सूचना आयोग पर एक दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि अपील और शिकायत को उनकी त्रुटियों के कारण वापस करने के बजाय लोगों की अपील और शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त हो सके। इसका निष्कर्ष देखो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक हित को बनाए रखने के लिए अपने कार्यों का निर्वहन करें। यह आवश्यक है कि केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए और संसदीय समिति द्वारा समीक्षा इस दिशा में एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य के रूप में लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। प्रधानमंत्री नाम निर्दिष्ट केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि अनुभव होना चाहिए सदस्यों का। देखो, आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करके शासन को नागरिक केंद्रित बनाता है। ये जानकारी से वंचित नागरिकों को शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। आरटीआई के आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। सार्वजनिक प्राधिकरण को कुछ सूचनाएं अग्रिम रूप से प्रदान करने के उद्देशित किया गया है, जैसे कि अपने अधिकारियों के कार्यों, संरचना, शक्ति, कर्मचारियों की वित्तीय जानकारी। प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। सार्वजनिक प्राधिकरण अपने प्रशासनिक इकाइयों में कुछ अधिकारियों को लोक से सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नामित करेंगे। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को मांगी गई सूचना को 30 दिन के अंदर प्रदान करना अनिवार्य है। अपीलीय तंत्र देखो, यदि मांगी गई सूचना निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती तो आरटीआई आवेदक पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपीलीय फर्स्ट अपील अथॉरिटी। प्रथम अपील लोक प्राधिकरण के भीतर ही की जाती है। पदानुक्रम के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पीआईओ से वरिष्ठ अधिकारी होता है। अंतिम अपीलीय अधिकारी केंद्रीय राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक अनाधिक सूचना आयुक्त होते हैं। यह केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में। वोटिंग राइट टू एनआरआईज। देखो, वोटिंग राइट टू एनआरआईज को हम देखते हैं कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस एनआरआईज को डाक मत पत्र के माध्यम से विदेशों से मत डालने की अनुमति देने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय से संपर्क स्थापित किया है। निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव के बारे में निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए एनआरआई मतदाताओं हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का विस्तार करने के लिए तैयार है। तो विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं तक इलेक्ट्रॉनिक ईटीपीबीएस का विस्तार करने के लिए सरकार को केवल निर्वाचन का संचालन नियम 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। कंडक्ट इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले एनआरआईज को रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले एनआरआईज को रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा, किंतु चुनाव की अधिसूचना के 5 दिन बाद नहीं। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्रेषित करेगा। एनआरआई मतदाता उस मतपत्र को प्रिंट आउट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे। उसके पश्चात एनआरआई को उस देश जहां एनआरआई निवास कर रहा है में भारत के राजनयिक और काउंसलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी से घोषणा पत्र को अनुप्रमाणित करवाना होगा। फिर उसके बाद मतपत्र को वापस भेजना होगा। इस कदम के चलते अनिवासी भारतीय भी भारतीय लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं और उन्हें मूलभूत मानव अधिकार अर्थात मतदान का अधिकार भी प्राप्त होगा। कई देश विभिन्न नियमों के साथ प्रवासियों को मतदान करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए विदेश में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक डाक द्वारा मतदान कर सकता है, या ऐसा करने के लिए एक प्रॉक्सी मतदाता मूल मतदाता का प्रतिनिधित्व नामांकित कर सकता है। हालांकि मत की गोपनीयता से समझौता, मतपत्र को भेजने जाने से संबंधित चुनौतियां और मतदान में बाह्य कारकों का प्रभाव आदि जैसी चिंताएं भी विद्यमान है। पोस्टल बैलेट के बारे में देखते हैं तो डाक मतपत्र वस्तुतः मतदान एक प्रकार का है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र को मतदाताओं को वितरित किया जाता है और डाक के माध्यम से वापस प्राप्त किया जाता है। ETPBS के अंतर्गत डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रेषित किया जाता है और साधारण डाक के जरिए वापस प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में मतदान का यह विकल्प केवल सेवा मतदाताओं सर्विस वोटर्स के लिए उपलब्ध है, जैसे सशस्त्र बल के सदस्य, भारत के बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति आदि। सेवा मतदाताओं के पास डाक मतपत्र के माध्यम से प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से मतदान करने का विकल्प होता है और सेवा मतदाताओं में शामिल है सेवा मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर के लिए उपलब्ध होता है, जैसे कि उसमें संघ के सशस्त्र बल के सदस्य हो गए। उसके बाद क्या है कि सैन्य बलों के वे सदस्य होंगे जिन पर सेना अधिनियम 1950 के प्रावधान लागू होते हैं। किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य और उस राज्य के बाहर सेवारत सदस्य होंगे। ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी पद पर सरकार द्वारा नियोजित होते हैं। अनिवासी भारतीय मतदाता, प्रवासी निर्वाचक, ओवरसीज इलेक्टर के बारे में देखो। अनिवासी भारतीय प्रवासी निर्वाचक एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है तथा जो रोजगार, शिक्षा के कारण देश छोड़कर जा चुका है, किंतु उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के आधार पर एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है। विदेश मंत्रालय के अनुमान के अनुसार संपूर्ण विश्व में विकसित देशों में लगभग 3 करोड़ अनिवासी भारतीय निवास करते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुमान के अनुसार संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों में लगभग 3.10 करोड़ अनिवासी भारतीय निवास करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए 25,000 एनआरआई भारत आए थे। पिछले साल चुनाव करने के लिए 25,000 एनआरआईज जो थे वो भारत आए थे। एनआरआईज के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया क्या है? जैसे वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1950 को संशोधित कर अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। एक एनआरआई अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के अनुसार अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। यह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है। पहचान सुनिश्चित करवाने के लिए उसे मतदान केंद्र में मूल रूप से अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। ज्ञातव्य है कि प्रवासी भारतीय को प्रॉक्सी वोटिंग माध्यम से मत देने का अधिकार सौंपने के लिए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 को पुनः स्थापित किया गया था। हालांकि 16वीं लोकसभा के विघटन पर उक्त विधेयक व्यवगत हो गया था। देखो 5G सुर्खियों में क्यों। देखो 5G कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और बिग डेटा आदि जैसे भविष्य की प्रौद्योगिकी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और बिग डेटा आदि जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी की दिशा में वैश्विक संक्रमण ने वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। विश्व स्तर पर 5G के अंगीकरण में इसे स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। जैसे भू राजनीति और प्रौद्योगिकी के मध्य क्या संबंध है? जैसे देखो आधुनिक भाषा में भू राजनीति को व्यापक रूप से राष्ट्र राज्यों के मध्य अंतर क्रिया और संबंध के रूप में समझा जा सकता है।
प्रौद्योगिकी का विकास और अंगीकरण न केवल भू राजनीति की प्रकृति पर प्रभाव उत्पन्न करता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है। उदाहरण के लिए रूस का सैन्य तकनीक विकास मुख्य रूप से उसकी पश्चिमी सीमाओं पर उसकी संवेदनशीलता से प्रेषित करता है। निम्नलिखित तकनीकों तक पहुंच और अंगीकरण और विकास को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक कारकों के रूप में उद्देशित किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। वैश्विक भौगोलिक स्थिति तकनीक प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए अपने कठोर भूगोल और दुर्लभ जल संसाधन के कारण इजराइल ने जल संरक्षण, पुनः उपयोग और लवणीकरण वाली प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर काफ़ी समय और संसाधन व्यय किया है। संसाधनों तक सापेक्ष पहुंच। जैसे संसाधनों तक सापेक्ष पहुंच देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान दिलाती है। उदाहरण के लिए श्रम की व्यापक पैमाने पर उपलब्धता चीन को श्रम गहन क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ की स्थिति प्रदान करती है। इसी प्रकार अमेरिका में पूंजी की बृहद पैमाने पर उपलब्धता इसे अनुसंधान और विकास के लिए तुलनात्मक लाभ प्रदान करती है। यह सापेक्षिक पहुंच तकनीक विकास और अंगीकरण को भी प्रभावित करता है। अन्य देशों के साथ संबंध। भूमंडलीकरण विश्व में तकनीकी विकास और सामूहिक रूप से होता है, न कि एकल रूप से। परिणाम स्वरूप देशों के मध्य संबंध और प्रौद्योगिकी के सभाजन को सक्षम बनाता है। इस प्रकार सामूहिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए भारत इजराइल संबंध का एक प्रमुख पहलू उनके मध्य कृषि प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और घरेलू बाधाएं क्या क्या है। इस नीति के विनियमनकरण के परिवेश जैसे प्रकृति, शिक्षा प्रणाली की प्रकृति, प्रौद्योगिकी की प्रकृति, सामाजिक स्वीकृति की सीमा, उन्नति का वैश्विक वितरण संचालित करता है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी संचालित निजी क्षेत्र अनुकूल परिवेश वाले राष्ट्रों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए मजबूत स्टार्टअप संस्कृति वाले देश। इस प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा संभावित रूप से भू राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदला जा सकता है। इन परिवर्तनों के द्वारा संयुक्त होकर पहले से ही भूमंडलीकृत विश्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया गया है। जिन उभरते क्षेत्रों में यह प्रत्यक्ष उपभोक्ता द्वारा अनुभव किया जाएगा उसमें सूचना के लिए सोशल मीडिया, वित्तीय प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, गतिशीलता को प्रभावित करने वाली ई-सेवाएं और सामाजिक सेवाएं और ऊर्जा स्रोतीकरण और प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित है। इन प्रौद्योगिकी परिवर्तनों में से व्यापक रूप से निम्नलिखित 3 क्षेत्र प्रभावित हो गए, जैसे कि सुरक्षा। नई प्रौद्योगिकी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हाइब्रिड युद्ध जैसे खतरों के उद्भव और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुविधाओं को दोहन में नई चुनौतियां उत्पन्न करती हैं और देश के भीतर अन्य प्रौद्योगिकी का सापेक्ष अभाव देश के मध्य सुरक्षा संतुलन में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को उद्धृत करते हुए अपनी संचार प्रणालियों में हुआवे टेक्नोलॉजी की घुसपैठ की आशंका व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। जैसे प्रौद्योगिकी विकास की सीमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए स्थिर पड़ोस में एक छोटा सा देश होने के बावजूद इजराइल काफ़ी वैश्विक प्रभाव रखता है और ये इजराइल में प्रौद्योगिकी विकास के कारण संभव हो सका है। आर्थिक समृद्धि क्या है। तकनीकी विकास और अंगीकरण किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्चतर श्रमिक उत्पादकता सक्षम बनाती है। क्षमताओं में सुधार होता है। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वर्धन होता है और इस प्रकार प्रौद्योगिकी तक पहुंच देशों के मध्य सापेक्ष आर्थिक समृद्धि और समृद्धि में एक प्रमुख चर बन जाती है। उदाहरण के लिए डेटा चलित प्रौद्योगिकी का नियंत्रण इससे प्रमुख तकनीकी चर के रूप में परिलक्षित होता है जो देश के बीच भविष्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा का संचालन करता है। देखो यहाँ 5G प्रौद्योगिकी में और क्या है। विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी की वर्तमान भू राजनीति कैसे काम कर रही है। देखिए, नई प्रौद्योगिकी का उद्भव विभिन्न देशों से विविध प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है। व्यापक रूप से प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में रखा गया। तकनीकी रूप से सर्वाधिकारवादी प्रतिक्रिया और तकनीकी रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो तकनीकी रूप से सर्वाधिकारवादी प्रक्रिया उदाहरण इसका चीन है। इस श्रेणी में डेटा बाजार को बंद करने और प्रौद्योगिकी का प्रभाव प्रतिबंधित कर देने वाले देश आएंगे और ऐसे देश आएंगे। इन श्रेणियों में अंदर देश वर्गीकृत किए जा सकते हैं जो न्यायिक मानकों व विधि के शासन से निर्देशित होते हैं और डेटा